आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरी एक दर्शक हैं नैन्सी पांडे जी। उन्होंने मुझे सुझाव दिया था कि अंधेरे में कविता के ऊपर एक वीडियो बनाएं। मुझे बहुत अच्छा लगा। नैन्सी पांडे जी, आपका यह सुझाव मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि आप मेरी वीडियो को देखती भी हैं और पसंद भी करती हैं। आप लोगों के इस तरह के सुझाव से मेरा भी मनोबल बढ़ता है और इससे भी अधिक बेहतर करने की प्रयास करती हूँ। अब अधिक समय नहीं लेते हुए मैं आपके सुझाव पर गजानंद माधव मुक्ति बोध की कविता अंधेरे में का वीडियो बनाने जा रही हूँ। तो आइए हम शुरू करते हैं। गजानंद माधव मुक्ति बोध, कविता अंधेरे में। गजानंद माधव मुक्ति बोध का समय 13 नवंबर 1917 से 11 सितंबर 1964 ईस्वी। हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि, आलोचक, निबंधकार, कहानीकार तथा उपन्यासकार थे। उन्हें प्रगतिशील कविता और नई कविता के बीच का एक सेतु भी माना जाता है। इनका आरंभिक जीवन। मुक्तिबोध का जन्म 13 नवंबर 1917 को रात 2 बजे श्योपुर में माधवराव पार्वती दंपति के घर हुआ। शिशु का पूरा नाम रखा गया गजानंद माधव मुक्तिबोध। वे माता पिता की तीसरी संतान थे। उनसे पहले के 2 शिशु ज़्यादा दिन जीवित नहीं रह सके थे। इस कारण मुक्तिबोध के लालन पालन और देखभाल पर विशेष ध्यान दिया गया। उनकी सभी ज़रूरतों का ध्यान रखा जाता रहा। उनकी हर मांग पूरी की जाती रही। उन्हें घर में बाबू साहब कहकर पुकारा जाता था। वे परीक्षा में सफल होते तो घर में उत्सव मनाया जाता था। इस अतिरिक्त लाड़ प्यार और राशि ठाट बाट में पला बालक हठी और जिद्दी हो गया। रचनाकार गजानंद माधव मुक्तिबोध। रचना अंधेरे में। नेमीचंद के अनुसार अंधेरे में का प्रकाशन 1957 से 1962 के बीच माना जाता है। इसका प्रकाशन वर्ष आशंका के द्वीप अंधेरे में नाम से नवंबर 1964 ईस्वी में कल्पना पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। कल्पना पत्रिका 15 अगस्त 1946 ईस्वी में हैदराबाद से आरंभ हुआ था। यह द्वैमासिक पत्रिका थी। प्रकाशन के तीसरे वर्ष से यह मासिक पत्रिका हो गई। कल्पना पत्रिका के संपादक आर्येंदु शर्मा थे। इसके संपादक मंडल में शामिल अन्य विद्वान डॉक्टर रघुवीर सिंह, मधुसूदन चतुर्वेदी, बद्री विशाल और प्रोफेसर रंजन थे। अंधेरे में कविता मुक्तिबोध के काव्य संग्रह चांद का मुँह टेढ़ा है 1964 ईस्वी में संकलित है। इसके संपादक श्रीकांत वर्मा हैं। शमशेर बहादुर सिंह ने इस कविता की भूमिका लिखी। इस संग्रह में कुल 28 कविताएं हैं। अंधेरे में इसकी अंतिम कविता है। इस संग्रह में मुक्तिबोध के कहने पर कविता का नाम बदलकर केवल अंधेरे में नाम से संकलित किया गया। अंधेरे में कविता की पृष्ठभूमि। नेमीचंद जैन के अनुसार यह कविता नागपुर के एम्प्रेस मिल 1956 ईस्वी में हुए गोलीकांड पर आधारित है। उस समय मुक्तिबोध नया खून समाचार पत्र में रिपोर्टर के पद पर थे। उन्होंने इस घटना की रिपोर्टिंग की थी। हरिशंकर परसाई के अनुसार भारत इतिहास एवं संस्कृति मुक्तिबोध की रचना पर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 17 सितंबर 1962 ईस्वी में लगाए गए प्रतिबंध की पृष्ठभूमि पर आधारित है। यह राष्ट्रवाणी में 1965 ईस्वी में प्रकाशित लेख तेजस्विता की पीड़ा में छपी थी। डॉक्टर अनिल शर्मा के अनुसार अंधेरे में कविता की पृष्ठभूमि में स्वाधीन भारत के निराश एवं अवसादग्रस्त युवा, एम्प्रेस मिल गोलीकांड, चीन पर भारत का आक्रमण, कांग्रेस की खोखली नीतियां व अभिव्यक्ति का आत्मसंघर्ष है। बात उस समय की है जब श्रीकांत वर्मा चांद का मुँह टेढ़ा है का संपादन कर रहे थे। तब अगस्त 1964 ईस्वी में स्वयं मुक्तिबोध ने इसका नाम अंधेरे में बदलकर संकलित करने के लिए कहा था। सितंबर 1964 ईस्वी में मुक्तिबोध का निधन हो गया और उसी वर्ष नवंबर में चांद का मुँह टेढ़ा है का प्रकाशन हुआ। अंधेरे में कविता के बारे में
आलोचकों के कथन। रामविलास शर्मा ने इसे अपराध भावना का अनुसंधान कहा है। डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी और नामवर सिंह ने इसे अस्मिता की खोज कहा है। डॉक्टर इंद्रनाथ मदान ने आत्म संशोधन का अनुसंधान कहा है। निर्मला जैन ने अंतःस्थल का विप्लव कहा है। प्रभाकर माचवे ने लावा कहा है। रामविलास शर्मा ने आरक्षित जीवन की कविता कहा है। अंधेरे में कविता की विषय वस्तु। अंधेरे में कविता के कुल 8 खंड हैं। इसका प्रथम खंड, इस खंड में जिंदगी के अंधेरे में खोई हुई अस्मिता मैं का चित्रण है। दूसरा खंड, मैं तथा वह के तनाव तथा संघर्ष का चित्रण है। कवि चेतना व स्वचेतना की टकराहट भी है। निम्न व शोषित वर्गों के प्रतिनिधि के रूप में कवि द्वारा स्वयं को प्रकट करना मैं कवि चेतना है तथा वह स्वचेतना है। तीसरा खंड, वैश्विक चेतना भाव की अभिव्यक्ति और भयावह स्थिति का चित्रण है। चतुर्थ खंड, बरगद वृक्ष के नीचे सिरफिरे पागल का चित्र सत्य एवं आदर्श के संघर्ष का चित्रण है। पंचम खंड, जीवन के अनुभवों को गुहावास में पहचानना है। षष्ठ खंड, सीन बदलना, सिपाहियों की गश्त, टैंकों का वर्णन, परंपरा श्रेष्ठ अंशों का स्वीकार करना, उपयोगी अंशों को त्यागने का चित्रण हुआ है। सातवां खंड, चांद के उग जाने एवं महकती रात रानी के लज्जित होने का बिंब स्व की खोज है। आठवां खंड, अस्मिता का विलयन या मैं का विलयन कविता का यह मुख्य उद्देश्य भी है। महत्वपूर्ण कथन। शमशेर बहादुर सिंह के शब्दों में यह कविता देश के आधुनिक जन साहित्य का स्वतंत्रता से पूर्व और पश्चात का एक दहकता इस्पाती दस्तावेज है। इसमें अजब और अद्भुत रूप से व्यक्ति और ज्ञान का एकीकरण है। देश की धरती, हवा, आकाश, देश की सच्ची मुक्ति की आकांक्षी नस नस इसमें फड़क रही है और भावनाओं के अनेक गुम्फित स्वर हैं। शमशेर बहादुर सिंह के शब्दों में हिंदी के स्वस्थतम आधुनिक काव्य सृष्टि का यह कविता सर्वोपरि विजय चिन्ह है। प्रभाकर माचवे के शब्दों में इस कविता के अनेक अंश प्रसिद्ध चित्रकार पिकासो के विश्व प्रसिद्ध चित्र जैसा प्रभाव डालते परिलक्षित होते हैं। नेमीचंद जैन के शब्दों में अंधेरे में कविता अभिव्यक्ति के संघर्ष की पीड़ा है। नेमीचंद जैन के शब्दों में अंधेरे में कविता का नायक जर्जर एवं पीड़ाग्रस्त हिंदुस्तान है, जो अपनी पीड़ा को अभिव्यक्त करने के लिए उद्विग्न है। हिंदी साहित्य की लंबी कविताओं में गजानंद माधव मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में का विशेष स्थान है। यह कविता मुक्तिबोध की श्रेष्ठतम कविताओं में से एक है। चांद का मुँह टेढ़ा है में शमशेर बहादुर सिंह ने लिखी है कि इस कविता की रचना मुक्तिबोध ने राजनंदगांव छत्तीसगढ़ में रहते हुए किया था। वे उस समय वहीं पर दिग्विजय कॉलेज में व्याख्याता के तौर पर कार्य कर रहे थे। सन 1964 ईस्वी में ही मुक्तिबोध का काव्य संग्रह चांद का मुँह टेढ़ा है प्रकाशित हुआ। इस संग्रह में मुक्तिबोध के कहने पर कविता का नाम बदलकर केवल अंधेरे में नाम से संकलित किया गया। इस काव्य संग्रह का संपादन श्रीकांत बर्मन ने किया। शमशेर बहादुर सिंह ने इस कविता की भूमिका लिखी। इस संग्रह में कुल 28 कविताएं हैं। अंधेरे में इसकी अंतिम कविता है। कविताओं के चुनाव में अशोक वाजपेयी ने श्रीकांत जी की सहायता की थी। अंधेरे में कविता साहित्य प्रेमियों और समीक्षकों के बीच लंबे समय से चर्चा का विषय बनी हुई है। हिंदी के अनेक प्रतिष्ठित विद्वानों जैसे रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, सुधीश पचौड़ी, इंद्रनाथ मदान, नंदकिशोर नवल, विष्णु खरे, अशोक चक्रधर, निर्मला जैन आदि कवियों ने इस कविता के मूल भाव और शिल्प के संबंध में अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं और इसके महत्व को भी
अपने अपने तरीके से रेखांकित किया है। अंधेरे में कविता एक बहुअर्थी और बहुआयामी कविता है। इस कविता को पढ़ते और समझते हुए कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है, जो इस प्रकार है। अंधेरे में कविता में फैंटेसी शिल्प का प्रयोग किया गया है, अर्थात इस कविता की सारी घटनाएं किसी स्वप्न कथा की तरह चलता है। कहीं कहीं तो सपने के भीतर एक और सपना चलने लगता है। बहुत सारी संभव और असंभव घटनाओं का चित्रण कविता में किया गया है। झट से दृश्य बदल जाते हैं और कोई नया कथानक का हिस्सा बन जाते हैं और फिर कोई नया बिंब शुरू हो जाता है। टॉल्स्टॉय, बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी जैसे महापुरुष अचानक प्रकट होकर कविता का हिस्सा बन जाते हैं और फिर से गायब भी हो जाते हैं। अचानक सड़क पर एक जुलूस नज़र आने लगता है। अचानक ही सैनिक शासन लागू हो जाता है और काव्य नायक गलियों में भागकर खुद को बचाता फिरता है। अचानक उसे पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाता है और गहन पूछताछ के बाद उसे रिहा कर दिया जाता है। अचानक ही एक जन क्रांति शुरू हो जाती है जिसमें हर एक जन भाग लेने लगते हैं। इन सभी असंभव घटनाओं और बेतरतीब लगने वाले दृश्यों के होने का अर्थ यह नहीं है कि ये कविता केवल काल्पनिक और अजीबो-गरीब घटनाओं का चित्रण करती है जिसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये कविता फैंटेसी के माध्यम से व्यक्ति, समाज और राजनीति में व्याप्त विसंगतियों, कमजोरियों और बुराइयों का यथार्थवादी चित्रण करती है। कविता में फैंटेसी का प्रयोग जानबूझकर किया गया है ताकि घटनाओं को वास्तविक बनाने के लिए की जाने वाली मेहनत से बचा जा सके। इसके अलावा मुक्तिबोध जो संदेश देना चाहते थे, उन्हें शायद फैंटेसी के माध्यम से ज़्यादा बेहतर तरीके से व्यक्त किया जा सकता था। इस बात का ध्यान रखना भी जरूरी है कि किसी भी कविता की रचना में कवि के अपने जीवन का अनुभव, चिंतन और उसके द्वारा सुनी गई बातों और देखी गई घटनाओं का बहुत योगदान होता है। अंधेरे में कविता की रचना में मूल में मुक्तिबोध के जीवन की दो घटनाएं विद्यमान हैं। पहली घटना नागपुर में स्थित एम्प्रेस कॉटन मिल की है, जहां पर 50 के दशक में मजदूरों ने हड़ताल किया था। इस हड़ताल का दमन करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा था और गोली भी चलानी पड़ी थी। मुक्तिबोध उन दिनों नया खून नामक पत्र के संवाददाता के तौर पर कार्यरत थे। वे घटना स्थल पर मौजूद थे। उन्होंने उस हड़ताली वातावरण, खून खराबे और दमन को अपनी आंखों से देखा था। अंधेरे में कविता उन दिनों लिखी जा रही थी, इसीलिए इन सारे अनुभवों की छाया इस कविता में महसूस की जा सकती है। दूसरी घटना का संबंध मुक्तिबोध के निजी जीवन से है। 19 सितंबर 1962 को मुक्तिबोध द्वारा लिखी गई पुस्तक भारत, इतिहास और संस्कृति को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था। ये पुस्तक विद्यालयों के पाठ्य पुस्तक के रूप में पढ़ाई जाने वाली थी। इस पुस्तक के प्रतिबंधित होने से मुक्तिबोध जी को बहुत आर्थिक हानि हुई थी, साथ साथ घोर मानसिक कष्ट भी हुआ था। मुक्तिबोध को महसूस हुआ कि विचारों की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया जा रहा है और लेखक की अभिव्यक्ति का गला घोटा जा रहा है। उन्हें लगा यह ऐसा शासन आ रहा है जिसमें लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या हो रही है। पुस्तक के प्रतिबंधित होने पर उन्होंने अपने किसी मित्र से कहा था कि ये मेरी या आपकी पुस्तक का मामला नहीं है, मामला यह है कि देश में फासिस्ट ताकतें बहुत बढ़ गई है। वे आपकी कलम छीन लेगी, आपके गले को दबाकर आपको बोलने नहीं देगी, वे स्वतंत्र चिंतन को समाप्त कर देगी। वे बढ़ी तो किसी दिन आपकी सारी प्रजातांत्रिक संस्थाओं को नष्ट कर देगी और देश में फासिस्ट तंत्र को स्थापित कर देगी। सन 1964 ईस्वी में
पंडित नेहरू के देहांत का समाचार सुनकर मुक्तिबोध ने आशंका व्यक्त की थी कि बस अब फासिस्ट आ जाएगा। फासिस्ट हुकूमत के स्थापित होने की इस आशंका ने मुक्तिबोध के मन और मस्तिष्क को काफ़ी हद तक विचलित कर दिया था। इस आशंका के कारण पैदा हुई सभी चिंताओं, घुटन, घबराहट और बेबसी को मुक्तिबोध ने इस कविता में बहुत ही बारीकी से उकेरा है। कविता में प्रयोग किया गया अंधेरे में शब्द प्रतीकात्मक है। ये अंधेरा मनुष्य के बाहर और भीतर दोनों जगह पर विद्यमान है। बाहरी दुनिया या समाज में अंधेरा अराजकता, अव्यवस्था, दमन और शोषण का प्रतीक है। यह अव्यवस्था भ्रष्ट मंत्रियों, स्वार्थी पूंजीपतियों, चापलूस बुद्धिजीवियों, बिकाऊ लेखकों और पत्रकारों की आपसी साठगांठ के कारण है। इस व्यवस्था में ईमानदार लेखकों पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं और अभिव्यक्ति को दबाया जा रहा है। इसी प्रकार अंधेरे में कविता के मुख्य पात्र के मन में अंधेरा घिर आया है। ये पात्र समाज के मध्य वर्ग का प्रतीक हैं, जो शोषण और अराजकता के खिलाफ लड़ने की ज़रूरत को महसूस करते हैं, लेकिन अपनी सुविधाओं को छोड़ पाने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं। इसी कारण उनके भीतर कायरता, अवसाद, मानसिक संघर्ष, बेबसी और अनेक प्रकार की कुंठाओं का अंधेरा विद्यमान है। इस कविता के पात्र भी प्रतीकात्मक हैं। कविता का मुख्य पात्र आत्मकथात्मक रूप से सारी घटनाओं का वर्णन करता है। इस पात्र को वाचक या नायक, काव्य नायक अथवा वाचक नायक कह सकते हैं। यह पात्र समाज के मध्यम वर्ग का प्रतीक है। ये शासन वर्ग की बुराइयों, बुद्धिजीवी वर्ग की कमजोरियों और अपने मध्य वर्ग के निकम्मेपन से परिचित हैं तथा समाज और व्यवस्था को बदलने के लिए क्रांति भी करना चाहता है, लेकिन अपनी ज़िंदगी के आराम और सुविधाओं को भी नहीं छोड़ना चाहता है। इस तरह इसके अवचेतन मन में विचारों का संघर्ष चलता रहता है। अवचेतन मन हमारे मन का एक हिस्सा है, जिसमें हमारे दबे हुए विचार, भावनाएं और इच्छाएं एकत्र रहती है। हमारी सभी आदतें और हमारे सपने आदि आम तौर पर अवचेतन मन से ही संचालित होते हैं। इसी पात्र के भीतर एक और व्यक्ति है, जिसे रक्तालोक स्नात पुरुष यानी लाल रोशनी में नहाया इंसान कहा गया है। अधिकतर आलोचकों के अनुसार यह व्यक्ति मजदूर वर्ग का, सर्वहारा वर्ग का प्रतीक है, जो मध्य वर्ग के नायक को सृजित करके सामाजिक परिवर्तन या जन क्रांति में भाग लेने के लिए प्रेरित करना चाहता है। इसे काव्य नायक की सर्वहारा चेतना भी कह सकते हैं, यानी यह व्यक्ति नायक के उन विचारों का प्रतिरूप है जो आम लोगों और श्रमिकों के शोषण और दमन के साथ जुड़े हुए हैं। कुछ आलोचक इस व्यक्ति को काव्य नायक के अवचेतन का प्रतीक मानते हैं। कुछ के अनुसार यह व्यक्ति काव्य नायक के अंदर दबे हुए विचारों का प्रतिबिंब है, जो उनके अवचेतन में विद्यमान है। कुछ आलोचक इसे काव्य नायक का आदर्श रूप मानते हैं, यानी यह वह व्यक्ति है जो वास्तव में काव्य नायक बनना चाहता है। कविता को समझने के लिए हमें इसके उद्देश्य और संदेश को भी ध्यान में रखना चाहिए। अंधेरे में कविता का उद्देश्य पूर्ण रचना है। इस कविता में एक साथ अनेक भाव और संदेश गूंथे हुए हैं। इसकी मुख्य वस्तु या मूल भाव के संबंध में अनेक प्रकार से विचार विमर्श किया गया है। इस कविता के भाव पक्ष भी कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं। इसमें फासिस्ट शासन के स्थापित हो जाने की आशंका व्यक्त की गई है, जिसमें राजनेता और पूंजीपति बुद्धिजीवियों के साथ मिलकर आम जनता का शोषण करते हैं। विचार व्यक्त करने और सच लिखने की आज़ादी छीन ली जाती है।
इसमें मध्यवर्गीय काव्य नायक का आत्मसंघर्ष चित्रित किया गया है कि जिस तरह वह अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें दूर करने की कोशिश करता है और अपने जीवन की सुविधाओं को त्याग कर जन क्रांति का हिस्सा बनने के लिए अपने आप को तैयार करता है। काव्य नायक द्वारा किस प्रकार अपने जीवन की सार्थकता की खोज की जाती है, यह भी कविता में दर्शाया गया है। काव्य नायक द्वारा व्यक्तित्वांतरण या अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन लाने का प्रयास कैसे किया जाता है, कविता में इसका चित्रण बड़ी ही कुशलता से किया गया है। काव्य नायक के चेतन और अचेतन मन का द्वंद्व इस कविता में बखूबी उकेरा गया है। अचेतन मन जानता है कि काव्य नायक का कर्तव्य सामाजिक क्रांति के प्रति अपने आप को समर्पित करना है, लेकिन चेतन मन उसे अपनी आसान और साधारण जिंदगी जिए जाने के लिए और कोई खतरा मोल न लेने के लिए ही प्रेरित करता है। अभिव्यक्ति की खोज भी इस कविता का केंद्रीय भाव है। काव्य नायक अपने क्रांतिकारी विचारों को अभिव्यक्त करने का प्रयास करता है। वह अपने व्यक्तित्व के सबसे बेहतर रूप को पाना चाहता है और कवि के रूप में सबसे श्रेष्ठ विचारों को अभिव्यक्त करना चाहता है। मध्य वर्ग और सर्वहारा वर्ग द्वारा मिलकर एक सामाजिक क्रांति का प्रयास इस कविता में बखूबी दर्शाया है। श्रमिकों के संताप से द्रविड़ होना और पीढ़ी को संघर्ष की प्रेरणा देना भी इस कविता के वस्तु पक्ष की विशेषता है। आलोचकों के महत्वपूर्ण विचार। स्वयं मुक्तिबोध द्वारा एक पुलिस लेखिका अग्नेशका को लिखा पत्र से पता चलता है कि मूल रूप से ये एक राजनीति कविता है। इसमें प्रमुख रूप से ऐसे फासिस्ट शासन की आशंका व्यक्त की गई है जिसमें मंत्री, उद्योगपति, अपराधी और यहाँ तक कि अनेक बुद्धिजीवी लोग भी आपस में साठगांठ करके समाज में शोषण और दमन का माहौल बनाते हैं। ऐसे में ईमानदार और उदार लोगों की अभिव्यक्ति को दबा दिया जाता है और उन्हें संत्रास तथा बेचैनी में जीने के लिए विवश कर दिया जाता है। ऐसे फांसीवाद माहौल शासन की आशंका ही इस कविता का सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण प्रतिपाद्य है। इसी कारण मुक्तिबोध ने आरंभ में इस कविता का शीर्षक आशंका के द्वीप अंधेरे में रखा था। हरिशंकर परसाई कहते हैं कि इस कविता में फासिस्ट ताकतों के भयानक कल्पना चित्र हैं। विष्णु खरे को यह कविता व्यक्तिगत तथा विराट स्तरों पर संघर्ष लगती है, यानी इसका नायक भीतरी और बाहरी स्तर पर संघर्ष कर रहा है। इसमें एक मध्यवर्गीय व्यक्ति का आत्मसंघर्ष चित्रित हुआ है। किसी तरह ये व्यक्ति अपने विचारों और अपनी कमजोरियों से निरंतर लड़ता रहता है। कुछ आलोचकों के अनुसार काव्य नायक के माध्यम से स्वयं मुक्तिबोध ने अपने आंतरिक संघर्ष और विद्रोह तथा क्रांति की भावनाओं को व्यक्त किया है। रामविलास शर्मा के अनुसार इस कविता का मुख्य पात्र स्वयं मुक्तिबोध का ही प्रतिरूप है, क्योंकि मुक्तिबोध की कविताओं को उनसे अलग करके नहीं देखा जा सकता है। नामवर सिंह ने इस कविता को अस्मिता की खोज और अभिव्यक्ति की खोज कहा है, यानी कविता का मध्यवर्गीय नायक अपने वजूद या अपने ज़िंदगी की सार्थकता को खोजता रहता है। ये नायक एक व्यक्ति के रूप में अपना सबसे ज़रूरी कर्तव्य निभाना चाहता है। ये शोषण करने वाली और दमनकारी ताकतों का विरोध करना चाहता है और समाज को बेहतर बनाना चाहता है। एक कवि के रूप में काव्य नायक अपनी सर्वश्रेष्ठ क्रांतिकारी कविता लिखना चाहता है या अपने क्रांतिकारी विचारों को अभिव्यक्त करना चाहता है जो समाज को प्रभावित कर सके। चंचल चौहान ने इसे सर्वहारा वर्ग में अपनी मध्यवर्गीय अस्मिता का विलय बताया है, यानी मध्य वर्ग का नायक अपने अवचेतन मन
में विद्यमान सर्वहारा वर्ग के व्यक्ति के साथ जुड़कर समाज में क्रांति और बदलाव के लिए कार्य करना चाहता है। मुक्तिबोध का यह दृढ़ विश्वास था कि सामाजिक क्रांति सर्वहारा या मजदूर वर्ग के सहयोग के बिना संभव नहीं है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने इस कविता को विभाजित व्यक्ति की कविता कहा है। वे काव्य नायक को अपराध भावना से घिरा हुआ पाते हैं। वह न तो पूरी तरह जनता के साथ हैं और न ही शोषकों के साथ हैं। वे यह भी कहते हैं कि इस कविता की मूल समस्या है कि मध्यम वर्ग का बुद्धिजीवी सर्वहारा वर्ग में तादम्य कैसे स्थापित करें। शमशेर बहादुर सिंह ने इस कविता के विषय में कहा है, यह कविता देश के आधुनिक जन इतिहास का स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात का एक दहकता इस्पाती दस्तावेज है। अर्थात ये कविता आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद की परिस्थितियों का बड़ी बारीकी से चित्रण करती है। पहले देश विदेशियों के हाथों शोषित हो रहा था और अब भ्रष्ट नेताओं, स्वार्थी उद्योगपतियों और चापलूस बुद्धिजीवियों के हाथों शोषित हो रहा है। डॉक्टर प्रभाकर माजवे इसे गुएर्निका इन वर्स या पद में गुएर्निका कहते हैं, क्योंकि उनके अनुसार इस कविता के अनेक अंश पिकासो के विश्व प्रसिद्ध चित्र गुएर्निका जैसा ही प्रभाव डालते हैं। भूल, गलती, ब्रह्म राक्षस और अंधेरे में ये तीनों कविताएं चांद का मुंह टेढ़ा है में संकलित है। अंधेरे में कविता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कथन। खोजकर्ताओं के अनुसार मुक्तिबोध ने अंधेरे में कविता का अधिकांश भाग राजनांदगांव में रहते हुए लिखा है। छठे अंक में नायक के कंधों पर फूलों के लंबे गुच्छों के स्थान पर अचानक वजनदार राइफल आ जाता है। अंधेरे में कविता में वैदिक ऋषि सुनहशेप के पिता का नाम अजीर्णगत था। आलोचक नरेंद्र सिंह का मत है कि मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में रोशनी की चीख है। काव्य नायक को महान लेखक टॉल्स्टॉय सितारों के बीच दिखाई देता है। काव्य नायक को दूर जंगल में सियारों का हो और किसी रेलगाड़ी के पहिए की आवाज़ रात को 2 बजे सुनाई देता है। रूप बदल कर करते हैं चुपचाप सुराग रसी सी कुछ। सुराग रसी शब्द का अर्थ है भेद या टोह लेना। चौथे खंड की घटनाओं की शुरुआत सुबह 4 बजे से होती है। काव्य नायक से ये पंक्तियाँ कौन कहता है, दुनिया न कचरे का ढेर की जिस पर दानों को चूंघने चढ़ा हुआ कोई भी कुक्कुट, कोई भी मुर्गा, यदि बांग दे उठे जोरदार बन जाए मसीहा। महात्मा गांधी। रात में चलने वाले विचित्र प्रोसेसन का वर्णन कविता के तीसरे खंड में किया गया है। किसी महापुरुष की पाषाण मूर्ति की नासिका से बहते रक्त का वर्णन अंधेरे में कविता में किया गया है। वो लोकमान्य तिलक का वर्णन किया गया है। आप लोगों के आग्रह से इसी तरह आप लोग के आग्रह है कि इसी तरह अपना सुझाव देकर हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। धन्यवाद।